हेलो एवरीवन, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने स्टेटमेंट क्या देखा कि अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो होगा तो उस केस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर एक एम मास का ब्लॉक है, ठीक, उसे यहां पर एक कर्व्ड सरफेस पर, जो कि कर्व्ड सरफेस क्या है, स्मूथ है, यहां टॉप एज से रिलीज किया गया और उसकी इनिशियल जो स्पीड है वो जीरो है और इस एच की जो हाइट है ग्राउंड सरफेस से वो आपको एच गिवन है। अब आपसे यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको इस ब्लॉक की स्पीड फाइंड करनी है जब ये गिवन ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाता है और सपोज वो वैल्यू क्या है यहां पर v, मतलब वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक व्हेन इट विल रीच एट द ग्राउंड सरफेस। आप इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था और मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया था और फिर वहां से इस गिवन पॉइंट पर हमने ब्लॉक की स्पीड फाइंड कर ली थी। लेकिन यहां देखने जा रहे हैं क्या ये प्रॉब्लम हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। फिर पहला सवाल, क्या यहां पर इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी? चलिए इस बात को देखते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक की तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो। कौन कौन? एक नॉर्मल फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर बात करें नॉर्मल फोर्स की तो नॉर्मल फोर्स यहां पे सरफेस की वजह से लग रहा है, ठीक है, मतलब वो क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो क्या ये नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा? नहीं करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं यहां एक्सटर्नल फोर्स तो है लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, मतलब यहां पे जो नॉर्मल फोर्स है वो यहां पे वर्क नहीं कर रहा, तो ये वाला टर्म जीरो। समझ आया? अब बात करते हैं इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो इस गिवन ब्लॉक के लिए जो इंटरनल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, क्योंकि दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल और एक mg, और mg ऑलरेडी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली उसका वर्क तो जीरो होगा। मैंने क्या बोला अभी समझ में आया? मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस गिवन ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स हैं, नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन नॉर्मल फोर्स का वर्क जीरो है। मतलब इस गिवन ब्लॉक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन बोलता हूं, क्या बोलता हूं? इनिशियल पोजीशन, और इसे मैं फाइनल पोजीशन बोलता हूं, तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल पोजीशन पर थी वही मैकेनिकल एनर्जी फाइनल पोजीशन पर भी होगी, क्योंकि इस गिवन सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स का वर्क हो रहा है और वो फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और जब भी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेंगे तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। चलिए, यह है इनिशियल पोजीशन। मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट? अरे भाई क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? इट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो आपको यह समझ में आ रहा है ये इस समय ग्राउंड सरफेस से h हाइट ऊपर है। अगर मैं ग्राउंड सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो एज्यूम करूं तो यहां से h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? mgh। क्लियर? इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन पर सपोज इसका स्पीड अगर v है तो हम वहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हमारे लिए अननोन है।
और इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि ये है हमारा रेफरेंस पोजीशन जहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम की है। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² का वैल्यू आता है 2gh और यहाँ से v का वैल्यू आया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस गिवन प्रॉब्लम को हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व किया रेदर देन टू सॉल्व बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होंगे जो आइदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व हो जाएंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व हो जाएंगे, जैसा कि हमने ये देखा। लेकिन हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहे। जैसे कि सपोज अगर यहां पर ये सरफेस स्मूथ ना होकर के रफ होता तो फ्रिक्शन होता, और फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होगा तो उस केस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो वहां पे आप इस प्रॉब्लम को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं आपको यहां यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए तो यू शुड प्रेफर टू यूज द मेथड ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वहां हमें यह सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं, किसी भी तरीके के फोर्सेस हों। हमारा तो मेन सिंपल सा फंडा होता है कि उस गिवन बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस का टोटल वर्क लिख करके उसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करते हैं। क्योंकि जब आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा तो आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि उस बॉडी के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का नेचर कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। क्योंकि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस उस सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उस केस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। क्लियर? तो चलिए इसको नोट डाउन करें, फिर आगे हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हम कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। एक m मास का पार्टिकल जो कि l लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया और इनिशियली ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और इस इंस्टेंट पे इस m मास के पार्टिकल का स्पीड आपको दिया हुआ है एंड दिस इज रूट gl वेयर l इज व्हाट, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये गिवन पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए यहां पर पहुंचा है। ये जो मोशन है ये वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगा उस इंस्टेंट पर इस गिवन पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। ये मेरा इनिशियल पोजीशन है जिसे मैं यहां पर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये मेरा फाइनल पोजीशन है जिसे मैं यहां पर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब इनिशियली ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है और फाइनली ये स्ट्रिंग वर्टिकल जब हो जाएगी उस इंस्टेंट पर उस m मास के पार्टिकल का स्पीड फाइंड करना है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉपिक में। आपको याद होगा जब वहां पे इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते थे जहां पर किसी एक पॉइंट पे स्पीड दी होती थी, किसी दूसरे पॉइंट पे स्पीड फाइंड करनी होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, वी विल यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब यहां पर अगर मुझे इस पॉइंट बी पर स्पीड फाइंड करनी है तो मैं यहां ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके भी पॉइंट बी पर स्पीड फाइंड कर सकता हूं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर इस गिवन प्रॉब्लम को यहां पर क्यों बताया जा रहा है। तो देखिए मैं यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने जहां पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई थी ना, उन गिवन प्रॉब्लम्स को आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन उस m मास के पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है ड्यूरिंग द मोशन। क्या बोला मैंने, देखिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगेगा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी तो चेंज नहीं होती, ये हम पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग द मोशन व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स? जीरो, ये हमें पता है। टेंशन फोर्स का वर्क क्या होता है? जीरो। तो मैं यहां पर एक बात बोल सकता हूं कि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स तो है। अरे भाई, एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है? इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स है वही तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन उस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या है? जीरो। और इंटरनल जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो है, और यहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं जो कि वर्क कर रहा हो। तो मतलब कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। इन केस ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, उस दौरान उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। देखिएगा जरा, इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन, ये मेरा फाइनल पोजीशन, इसे मैं अपना रेफरेंस पोजीशन कंसिडर कर रहा हूं। और यहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। हम कहीं भी रेफरेंस पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने इसे अपना रेफरेंस पोजीशन कंसिडर किया, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। तो बताएं क्या लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से प्रिंसिपल? हम ये जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट है ए, और मैकेनिकल एनर्जी जो फाइनल पॉइंट है बी, इन दोनों पर सेम होगी। एंड द मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट? इट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर पॉइंट ए पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या लिखूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इज व्हाट? जीएल। समझ आ रहा है? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो अगर आपने इसको रेफरेंस पोजीशन कंसिडर किया है तो इनिशियल पोजीशन यहां से कितना ऊपर है? एल। तो एल डिस्टेंस ऊपर है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी इंटू एल इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन बी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम पी स्क्वायर। क्लियर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे आप क्या लिख सकते हैं? जीरो। यहां पे हमारे लिए अननोन क्या है? ये है। क्या इस इक्वेशन से आप यहां इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे? तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। देखें, एम 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो जी एल प्लस 2gl is equals to vv square, then you will get square root of 3gl। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से आपने पॉइंट बी पर उस गिवन पार्टिकल की स्पीड फाइंड कर ली। लेकिन ये सारे मेथड्स हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि उस गिवन बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं या फिर नॉन कंजर्वेटिव हैं। मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए करा दिया है क्योंकि कभी कभी कुछ बुक्स में वो लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज ना करके मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो हमें लगता है यार ये कोई नया मेथड है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम कराया कि ये कोई नया मेथड नहीं है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें ना, तो इस टर्म को अगर आप इधर ट्रांसफर कर देंगे ना, तो पता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही फॉर्म है। mgl इज व्हाट? वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है फाइनल, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो जाएगा इनिशियल। तो इक्वेशन वही है, लिखने का तरीका अलग है। अब मैथ्स को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपने इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखी है या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से लिखी है। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट डाउन करें, फिर अब हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पर। हेलो, चलिए अब हम लोग यहां पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को रीड करें और कॉपी में नोट डाउन करें। क्या है क्वेश्चन? मैं एक बार रीड कर देता हूं। इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, potential energy of a particle depending on the position is defined as
x square minus 2x. The particle is traveling along the x-axis and have zero velocity at origin. The mass of the particle is 2 kg. Find A part velocity at x equals to 1 meter and the B part maximum kinetic energy of the particle. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हम आगे फर्दर और भी पार्ट सॉल्व करेंगे. अभी यहाँ पे हमें ये 2 पार्ट्स सॉल्व करने हैं. आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और अपनी तरफ से ट्राई करिए और बताएं मुझे कि ए और बी पार्ट का आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है. चलिए देखते हैं. तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले इसे समझ लेते हैं. हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उस पार्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली. तो जरा देखिएगा ध्यान से. यहां पे जो जो डेटा गिवन है मैं वो लिख लेता हूं. मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x. पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका वेरिएशन दिया हुआ है एक्स के साथ. मास दिया हुआ है क्या है 2 kg. और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, ये 2 डेटा हमें गिवन है. हाँ, वेलोसिटी पूछी जा रही है एट x इक्वल्स टू 1 मीटर. बताएं क्या अप्रोच होना चाहिए. देखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि उस पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं, तो मुझे ये बात समझ आ गई कि एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो है ही नहीं. और ये हम देख चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर 0 है तो उस केस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है. क्लियर. तो यहां पर हम देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से किस तरीके से यहां पर ये वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है. तो हमें पता है कि सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी. क्लियर. और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो यहां पे और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या. हाँ, क्या गिवन है, जीरो वेलोसिटी एट ऑरिजिन. ऑरिजिन मतलब x इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, ये भी गिवन है. तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एट x इक्वल्स टू 0 काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ mv² होती है, लेकिन ऑरिजिन पर स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. ये है काइनेटिक एनर्जी एट ऑरिजिन. पोटेंशियल एनर्जी बताएं, ये कैसे बताएंगे. पोटेंशियल एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अगर आप यहां पे x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी. मेरी बात समझ में आ रही है. तो बताएं x इक्वल टू 0 पुट करने पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, 0. काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0, और अगर इन दोनों का हम समेशन कर दें तो हमारे पास x इक्वल टू 0 पर मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई, 0. ये हमने x इक्वल टू 0 पर निकाला है. लेकिन एक बात तय है कि हर एक x की वैल्यू के लिए सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 ही रहेगी. ये है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. मैंने क्या बोला फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. x इक्वल टू 0 पर मेरे लिए सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी निकालना आसान था. क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर मुझे पार्टिकल की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी. तो अगर मुझे स्पीड पता है तो काइनेटिक एनर्जी पता है, जो कि मेरी 0 आई, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आया. इन दोनों का समेशन किया तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी 0 आई एट x इक्वल टू 0. लेकिन ये तय है कि मैं x की किसी भी वैल्यू पर कैलकुलेट कर लूं, मेरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हर एक x की वैल्यू के लिए 0 आनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है. कंजर्व मतलब कांस्टेंट है. क्लियर. तो चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1 मीटर. अब आते हैं क्वेश्चन के ए पार्ट पर. हमें वेलोसिटी निकालनी है. अगर मैं एट x इक्वल टू 1 मीटर ए पार्ट की बात कर रहे हैं, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 1. कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 1 यहां पुट कर दें तो क्या आ रहा है,
1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, दिस इज व्हाट -1। क्लियर? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है एट x इक्वल टू 1, तो काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ m। मास मुझे गिवन है कितना, 2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी अननोन है मेरे लिए। और इन दोनों का अगर हम समेशन करें, पोटेंशियल एनर्जी एट 1, ये दिस इज व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो जो x इक्वल टू 0 पे मैकेनिकल एनर्जी थी, वही मैकेनिकल एनर्जी x इक्वल टू 1 पे होगा। तो x इक्वल टू 1 पे भी मैकेनिकल एनर्जी 0 लिख सकता हूं। ये बात समझ में आई? क्योंकि सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो उस केस में सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी -1, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से v का वैल्यू आता है आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड। अप्रोच समझ में आया? जो डेटा गिवन था उनकी हेल्प से सबसे पहले हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली एक नोन पॉइंट पर, और फिर हमें पता है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। हमें वेलोसिटी पूछी गई थी x इक्वल टू 1 पर, हमने x इक्वल टू 1 पर फिर से मैकेनिकल एनर्जी निकाली और उसे 0 के इक्वेट कर दिया। क्लियर? ओके। बी पार्ट, क्या पूछा गया है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इस गिवन पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या किया जाए। हमें नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी। पहला क्वेश्चन तो यही है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखिएगा। मैं किसी जनरल x पे बात करता हूं, एट x इक्वल टू x0, तो वहां पे मुझे पता है अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x की वैल्यू अगर x0 है। काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, ठीक। लेकिन एक बात तय है कि इन दोनों का समेशन, किसका, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का समेशन x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 आएगा, क्योंकि सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, 0, जो कि कांस्टेंट है। तो यहां से आप ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, उसको अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 2x0 माइनस x0 स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। और यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यह तो पता चले कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी, तो ये हम फाइंड करना जानते हैं। कैसे? किसी भी फंक्शन का जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना होता है तो याद करो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं। तो मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहां पर कहूंगा कि जहां भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। अब मैथमेटिक्स से क्या आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में? तो बताएं, x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वैल्यू 2 माइनस 2x0 और ये वैल्यू 0। तो देखिए वैल्यू को अगर 0 करें तो यहां से x0 की वैल्यू आती है आपकी क्या, 1 मीटर। मतलब x इक्वल टू 1 मीटर पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अभी तो ये पता चला, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूं, मेरे पास यहां पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर यहां पे x इक्वल टू 1 मीटर में पुट कर दूंगा तो क्या मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा? बिल्कुल। तो x इक्वल टू 1 यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें देन वी विल गेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितना आ रहा है आपका, 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, 1 जूल। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देखिएगा हमने क्या किया। हमें यह बात नहीं पता कि पार्टिकल किस पोजीशन पर होगा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो हमने x की किसी जनरल वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखी
और हम जानते हैं पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। अब मैकेनिकल एनर्जी हमें पता है इस गिवन क्वेश्चन में कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी आई थी निकल करके 0, तो इस वैल्यू को हमने 0 कर दिया। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं पता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मुझे पता है, मैंने वो वैल्यू पुट करी, तो यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स आ चुका है। अब इसके आगे ये मैथ्स है, आपको इसकी वैल्यू का मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसे 0 करते हैं। तो जब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और 0 किया तो यहां से x का वैल्यू आया 1 मीटर, मतलब x इक्वल टू 1 मीटर पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहां पर x इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है 1 जूल। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। इसे नोट डाउन करें, इसके बाद फर्दर हम इस क्वेश्चन के और भी पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए उसी गिवन प्रॉब्लम के अगले 2 पार्ट्स और देखते हैं, सी और डी। सी पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 4 मीटर। हमसे यहां पर x इक्वल टू 4 मीटर पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। बताएं क्या करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 4 हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। x इक्वल टू 4 पर अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में 4 पुट करना होगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 जूल। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, लेकिन एक बात बताओ मुझे कि काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 4 पर जो भी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 4 जो भी होगा, इन दोनों का समेशन किसके बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि ये समेशन होगा किसके बराबर, मैकेनिकल एनर्जी एट x इक्वल टू 4। लेकिन मुझे ये पता है कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वही इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। तो मैकेनिकल एनर्जी x इक्वल टू 4 पर भी वही होगी जो x इक्वल टू 0 पर थी। इज इट क्लियर? और x इक्वल टू 0 पर मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, 0। तो मैं कह सकता हूं ये समेशन क्या आएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता है, तो मैं ये वैल्यू यहां अगर पुट कर दूं तो मेरे पास बताओ काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 4 क्या आ रहा है, दिस इज माइनस 8 जूल। ये आ रहा है। आई होप कि यह आंसर आप लोगों का भी आना चाहिए, काफी आसान है, कुछ नहीं किया, वही सब कुछ सेम। x इक्वल टू 4 पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, काइनेटिक एनर्जी नहीं पता थी, ये मेरे लिए अननोन है, लेकिन इन दो का समेशन मैंने 0 के इक्वेट कर दिया, तो ये वैल्यू आती है माइनस 8 जूल। क्या ये पॉसिबल है? किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और स्पीड का आपने स्क्वायर कर दिया तो डेफिनेटली वो टर्म भी पॉजिटिव हो गया। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी गिवन पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यार मेरी वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, तो इतना तो तय है कि इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब यहां कुछ गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती और ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है वो समझना होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक बात मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 4 पर अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि जो पार्टिकल है वो x इक्वल टू 4 पर तो पाया ही नहीं जाएगा। इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल कभी भी x इक्वल टू 4 मीटर पर पहुंचेगा ही नहीं, या हम कह सकते हैं कांट बी फाउंड। अभी और क्लियर हो जाएगा, बस पहले आप ये समझ लें कि x इक्वल टू 4 पर पार्टिकल पॉसिबल है ही नहीं कि वहां प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 4 पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है और किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, डी पार्ट क्या है, रेंज ऑफ x इन विच कैन बी फाउंड, इन विच पार्टिकल कैन बी फाउंड। अब आपसे x की वो रेंज पूछी जा रही है, मतलब x की वो वैल्यूज बतानी है
जिन रेंज में वो पार्टिकल प्रेजेंट होगा, मतलब उस रेंज के बीच में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। तो ये कैसे ट्राई करें? हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में हो सकता है जिस रीजन में पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो, पॉजिटिव या जीरो। मैंने क्या बोला देखिएगा, अगर मुझे डी ऑप्शन सॉल्व करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल वहीं पाया जा सकता है जहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी या तो ग्रेटर देन जीरो हो या फिर इक्वल टू जीरो हो। जीरो हो सकता है अगर पार्टिकल रेस्ट पे हो तो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तय है, क्लियर? ये बात समझ आ गई? तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करना होगा। और आप एक बात जानते हैं कि मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ आ रही होगी। और मैकेनिकल एनर्जी हमें इस गिवन क्वेश्चन में पता है। इस गिवन क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू क्या है? जीरो। माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये देखिएगा क्या किया है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपको मिल जाता है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या मिलता है आपको? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। समझ आया क्या किया? मैंने यहां पर बोला कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में फाइंड किया जा सकता है जिस रीजन में उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। और काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये मैथ्स है, आपको x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये टर्म क्या आएगा? पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो। तो ये आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। किस तरीके से करें देखिए, ग्राफ से देख लेते हैं, आसान होगा आपके लिए। देखिएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करूं काइनेटिक एनर्जी का, किसका ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी का x के साथ, तो उसका ग्राफ पैराबोलिक बनेगा और वो डाउनवर्ड बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा। और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आ रहे हैं? एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू। तो ये वैल्यू तो हो गई एक्स इक्वल टू जीरो और ये वैल्यू हो गई एक्स इक्वल टू टू। तो आप ध्यान से देखें, ये वाला वो जोन है जिस जोन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है 2 से इंफिनिटी। और इधर अगर आप लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे बियॉन्ड द ओरिजिन तो भी ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? नेगेटिव। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव किस जोन में है? कहां से कहां तक? x की वैल्यू बताएं कहां से कहां तक जाएगा। तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से 2। ये समझ आया? मतलब जो पार्टिकल है ना यहां पर, ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 वाले जोन में ही प्रेजेंट हो सकता है। मतलब ये पार्टिकल 2 के बियॉन्ड भी नहीं जा सकता और ओरिजिन के लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो 2 के बियॉन्ड गया तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से 0 के भी इधर बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि 0 के बियॉन्ड आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ से कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब आपको एक बात समझ आई? मैंने आपसे सी पार्ट में क्या पूछा था? काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 4। अब पार्टिकल x इक्वल टू 4 पर तो कभी पहुंच ही नहीं रहा भाई। पार्टिकल जो है वो 0 से 2 के बीच में ही प्रेजेंट है। इसलिए आपने देखा कि जब आपने x इक्वल टू 4 पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही थी? नेगेटिव आ रही थी। तो आज के बाद जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए जहां पे आपसे पूछा जाए कि रेंज ऑफ x इन विच पार्टिकल कैन बी फाउंड, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको सिंपल सा स्टेप, ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसके एक्सप्रेशन को आप ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कर दें? 0 कर दें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने अपने लास्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करके जिस रिजल्ट को निकाला है उसे फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं कि क्या आएगा। देखिएगा, हमें जानते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी का समेशन है। इसी एक्सप्रेशन से अगर मैं आपसे पूछूं आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब अगर बात की जाए रीजन इन विच पार्टिकल कैन फाउंड, समझ आया? वो रीजन जिसमें पार्टिकल फाउंड किया जा सकता है, मतलब वो रीजन जहां पे पार्टिकल हमें मिल सकता है, तो डेफिनेटली वो कौन सा रीजन होगा जहां पर सिस्टम की, या हम कह सकते हैं उस गिवन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 0। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, तो अगर इसी एक्सप्रेशन को हम पुट करें तो इसी वैल्यू को लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैकेनिकल एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है फाइनल इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या? अगर किसी भी गिवन सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करेंगे तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये बात तय है। और याद रखिएगा कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में पाया जाएगा जिस रीजन में पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से या तो ज्यादा हो या फिर बराबर हो। इसी बात को देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछता यहां पर कि रीजन इन विच पार्टिकल कांट फाउंड, वो रीजन बताएं जहां पे पार्टिकल नहीं मिल सकता, तो हम कह सकते हैं वो रीजन वो होगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव हो। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, अगर इसी वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें समझ में आ रहा है कि वो रीजन जहां पे मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम होगा। मतलब ऐसा कोई भी जोन जहां पर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा है, उस जोन में पार्टिकल नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि वो रीजन बताएं जिस रीजन में वो पार्टिकल ट्रैप्ड हो जाएगा। ट्रैप होने का मतलब है कि उस रीजन के बाहर नहीं निकल पाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस गिवन रीजन में ही वो घूम सकता है। जैसे कि ये बोला ना, रीजन इन विच पार्टिकल कैन फाउंड, इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है रीजन इन विच पार्टिकल कैन बी ट्रैप्ड। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया, वहां पे वो पार्टिकल जो था वो x=0 से x=2 मीटर के बीच में ही मूव कर सकता था। तो पार्टिकल हम कह सकते हैं उस रीजन में ट्रैप्ड हो चुका है। ट्रैप होने का मतलब वो अब उस रीजन के बाहर नहीं जा पाएगा, उस विद इन रीजन के अंदर ही वो क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। अभी और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना कि जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाएं और आपसे पूछा जाए कि वो रीजन फाइंड करें जहां पे पार्टिकल हमें मिल सकता है, तो हम देखेंगे वो कौन सा रीजन है जहां मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा या फिर उसके बराबर है, और वो रीजन जहां पे पार्टिकल नहीं मिल सकता वो जस्ट इसका क्या होगा, रिवर्स होगा। क्लियर है? नोट डाउन करें इसे, आगे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स इन विच पार्टिकल कैन बी फाउंड। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था, यहां पर हमें एक बात समझ में आई थी कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में पाया जा सकता है जिस रीजन में उस पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से या तो ज्यादा हो या फिर बराबर हो। या इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल उसी रीजन में पाया जा सकता है जिस रीजन में उस गिवन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव या फिर 0 हो। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमसे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया होता है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, यहां पर y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और x एक्सिस पे पोजीशन प्लॉट की गई है, और एक गिवन पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है ना वो आपको दिया हुआ है। ये जो ब्लैक लाइन से कर्व दिखाई दे रहा है ना, ये है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। ठीक है? और यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि ब्लू कलर से ड्रॉ किया गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये आपको यहां पर मैकेनिकल एनर्जी बता रहा है,
और आप यहाँ पे देख करके समझ पा रहे होंगे कि अगर ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां पर ये ग्राफ देख करके आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो एक्स की वो पोजीशन जहां पर हमें पार्टिकल मिल सकता है या पाया जा सकता है, तो क्या करना चाहिए। अभी हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया था, बहुत आसान है। इस तरीके के ग्राफ आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं। मैंने तो एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया और आपसे फिर पूछा जा सकता है कि बताओ वो रीजन जहां पार्टिकल मिल सकता है। तो हमें पता है कि पार्टिकल उसी रीजन में फाउंड हो सकता है जहां उसकी मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा या बराबर हो। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ आ गई होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये रहा मैकेनिकल एनर्जी, तो हम ये कह सकते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी का वेरियर है ना। पार्टिकल हमेशा उसी रीजन में पाया जाएगा जिस रीजन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से कम या बराबर हो। तो बताएं किस रीजन में है। तो देखें x1 से लेकर के, देखिएगा x1 से लेकर के x4, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कर्व है वो मैकेनिकल एनर्जी के नीचे है। और अगर नीचे है तो इसका मतलब है कि गारंटी से मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। यहां पे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल किस रीजन में पाया जाएगा, x1 से x4 तक। नहीं आया समझ? क्या बियॉन्ड द x4 पाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बियॉन्ड द x4 ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वो मैकेनिकल एनर्जी के बैरियर के ऊपर निकल गया। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, इस टाइप के भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं जहां पे आपको ग्राफ दिया होगा पोटेंशियल एनर्जी का और मैकेनिकल एनर्जी का एक बैरियर बना होगा। बैरियर बना होने का मतलब है सिंपल सा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस केस में आपको वो जोन फाइंड आउट करना होगा जिस जोन में पोटेंशियल एनर्जी का कर्व मैकेनिकल एनर्जी का जो कर्व है ना उसके क्या हो, नीचे हो। जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं कि x1 से x4 तक ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस को उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट यही है, नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को रीड करिएगा, क्या है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x² - 5x + 6। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, मास भी गिवन है, एंड इट इज फाउंड एट x = 0 विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 जूल। काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या बोला गया है कि पार्टिकल x = 0 पे फाउंड किया गया विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 जूल। Only conservative forces are acting on the particle। ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि उस गिवन पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करेंगे तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर क्या पूछा, फाइंड द रीजन इन विच पार्टिकल कैन बी फाउंड। हमसे वही पूछा जा रहा है कि वो रीजन फाइंड आउट करें जिस रीजन में वो पार्टिकल पाया जा सकता है। सिमिलर एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, बस डिफरेंस क्या है यहां पर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ था और मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ था। यहां पर इस गिवन क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेकिन ग्राफ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, हमें कंडीशंस पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो डेटा गिवन है पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है, x² - 5x + 6। ओके, मास भी गिवन है 2 kg। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कहां पर, x = 0 पर, कितना, 6 जूल, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन करें और वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करें और बताएं आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। फिर देखते हैं क्रॉस चेक करके कि आप लोगों का आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बताएं वो रीजन जिस रीजन में पार्टिकल फाउंड किया जा सकता है क्या होगा।
तो हम जानते हैं वो रीजन वो होगा जहां पर सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेटर हो या उसके बराबर हो। यही है ना कंडीशन। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये बात तय है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन हमें यहां मैकेनिकल एनर्जी पता है क्या? हाँ पता है। कैसे? जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाए ना, तो आप ये देखें कि वहां पे आपको इनिशियल कंडीशंस क्या दी हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है x इक्वल टू 0 पर। अगर मैं एट x इक्वल टू 0 आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछूं, क्या आप मुझे पोटेंशियल एनर्जी बता पाएंगे x इक्वल टू 0 पर? आसान है, x इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू 0 पुट करने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? 6 जूल। और काइनेटिक एनर्जी भी पता है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट x equals to 0? It is the summation of kinetic and potential energy। अगर इन दोनों का समेशन करें तो ये वैल्यू क्या आती है? 12 जूल। ये मैंने यहां पर मैकेनिकल एनर्जी निकाली, लेकिन कहां पर? ओरिजिन पर। लेकिन खास बात पता है क्या है? जो आपने यहां पर x इक्वल टू 0 पर मैकेनिकल एनर्जी निकाली है ना, ये x की हर वैल्यू के लिए सेम रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की क्या है? कंजर्व है। अब आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो चुका है। आपको पता है कि हमें वो जोन फाइंड करना है जहां पे 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें पता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर? अब ये मैथमेटिक्स है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी है, बताएं इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा। ये अगर 12 को हम वहां ट्रांसफर कर दें तो ये वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ रहे हैं, x इक्वल टू -1। देखिए आप लोग खुद चेक करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आता है x इक्वल टू -1 और दूसरा रूट आता है x इक्वल टू 6। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, देखिएगा ये है x इक्वल टू -1 और ये है x इक्वल टू 6। ठीक, तो ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये वो रीजन होगा जिस रीजन में ये एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। ये बात समझ आई? अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब पार्टिकल जिस रीजन में पाया जाएगा वो होगा -1 से 6। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं? आपने एक्सप्रेशन लिखा 12 इज ग्रेटर देन, ये बात समझ आ गई होगी। 12 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास ये बना। ये है क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैं निकालना जानता हूं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये दो रूट्स आएंगे, आप खुद कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पैराबोलिक कर्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं तो आप इतने समझदार हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। एक रूट x इक्वल टू -1 और एक रूट क्या आएगा x इक्वल टू +6। तो हमें x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखें, -1 से लेकर के 6 तक ये है वो जोन जिस जोन में ये वाला इक्वेशन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। तो दिस विल बी आवर आंसर। अप्रोच वही सेम कॉमन। क्या हम पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जहां पर हम सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट कर सकें, और वो हमें यहां पर कैसे पता चलता है कि यहां पर आपको इनिशियल किसी भी कंडीशन पे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो वहां से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये कंडीशन लगा दी
कौन सी कंडीशन? वो रीजन जिस रीजन में पार्टिकल हमें पाया जा सकता है, और वो कंडीशन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसे नोट डाउन करिए। ओके